कुछ जरूरी कागजात ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में कुछ पेपर्स आए जिन पर खून के छींटे थे। रचित ने हैरानी से उन कागजों को देखा और उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। उन पर लिखे हुए बहुत से अक्षर लगभग मिट चुके थे। फिर भी जब उसने किसी तरह उन्हें पढ़ा तो हैरान रह गया। ये कागज किसी बंगले के थे जिसे उसके पापा ने वर्षों पहले खरीदा था। रचित उन कागजों को लेकर अपनी माँ वीणा जी के पास गया और उसने कहा, माँ देखो मुझे पापा की फाइल में क्या मिला है, बंगले के कागज। ये सुनते ही वीणा जी ने घबराकर उसके हाथ से उन कागजों को छीन लिया और बोली, तुझे किसने कहा था इन्हें हाथ लगाने के लिए? मैं आज इन्हें जला ही देती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम माँ? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पापा के पास ये बंगला था तब आज तक हम सब इस सड़े हुए किराए के मकान में क्यों रह रहे हैं? पापा ने आज तक कभी इस बंगले का जिक्र तक नहीं किया और तुम भी कागज जलाने की बात कर रही हो। रचित परेशान सा बोला। इन कागजों को देखते हुए वीणा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें पोंछकर किसी तरह स्वयं को संभालते हुए उन्होंने कहा, अब तू बड़ा हो गया है, इसीलिए आज मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। ये बात तब की है जब मेरी और तेरे पापा की नई नई शादी हुई थी। जहाँ पर ये बंगला है, हम उसी जंगल के पास वाले शहर में रहते थे। हमारा कारोबार भी काफी फैला हुआ था। एक दिन हम दोनों घूमते हुए जंगल की तरफ चल पड़े। वहां नदी के किनारे ये शानदार बंगला खड़ा था। ये बंगला इतना सुंदर था कि एक ही नजर में मुझे भा गया और मैंने इसे खरीदने की जिद ठान ली। तेरे पापा ने मेरी इस जिद को पूरा भी कर दिया और जल्दी ही ये बंगला हमारा हो गया। हम अक्सर सप्ताह के अंत में वहां रहने जाते थे। एक दिन बंगले को सजाते हुए मेरी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो इसी बंगले की थी, पर वो बहुत ही पुरानी और डरावनी थी। मैंने उसे दीवार से उतारा और कूड़ेदान में फेंक दिया। ऐसा करते ही मानो बंगले में तूफान आ गया। उसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं और वहां से खून रिसने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, अलमारी से निकलकर बंगले के कागज हमारे सामने हवा में नाचने लगे और उन पर खून के छींटे पड़ने लगे। साथ ही वातावरण में एक भयानक आवाज गूंजी, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना। हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहां से बाहर निकल गए, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैं बंगले के कागजों को समेट कर अपने साथ ले आई। अब मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत भारी भूल की थी। इस घटना का तुम्हारे पापा के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। धीरे धीरे हमारा व्यापार भी डूबता चला गया। हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। तब हम सभी परिचितों और रिश्तेदारों से दूर इस शहर में रहने आ गए। तुम्हारे पापा नौकरी करने की हालत में नहीं रह गए थे, इसीलिए मैंने घर की जिम्मेदारी उठाई। बाकी तो तुम सब कुछ जानते ही हो कि तुम्हारी नौकरी लगने से पहले हमने किस तरह दिन गुजारे हैं। अपनी माँ से सारा वृतांत सुनकर रचित भी दुखी हो गया। उसने वीणा जी के हाथ से बंगले के कागजों को लेकर उन्हें वापस फाइल के हवाले किया और खामोशी से दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। आज दफ्तर में भी रचित के दिमाग में उस बंगले की ही बातें घूम रही थी और काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग पा रहा था। चूंकि थोड़ी ही देर में कंपनी के बॉस मिस्टर धार्मिक के साथ उसकी मीटिंग थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मन मारकर उसे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाना ही पड़ा। मीटिंग के दौरान मिस्टर धर्मिक ने नोटिस कर लिया कि रचित कुछ परेशान सा है। रचित उनके प्रिय कर्मचारियों में से एक था, इसलिए उन्होंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। सहसा रचित को याद आया कि मिस्टर धर्मिक अक्सर काली शक्तियों के विषय में पढ़ते रहते हैं और उनके विषय में वो खोजबीन भी करते रहते हैं, इसलिए उसने उन्हें सारी बात बता दी। रचित की बात खत्म होने के बाद मिस्टर धर्मिक ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस बंगले का रहस्य उसी पेंटिंग में छुपा हुआ है जिसे तुम्हारी माँ ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। आज शायद वो समय आ गया है कि मैंने अपने गुरुजी से जो सीखा है मैं उसका उपयोग करूं। इसलिए हम कल ही उस बंगले में चलेंगे। लेकिन अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है सर।
रचित घबरा कर बोला। धर्मित ने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज रात कुछ विशेष पूजा करके हमारी सुरक्षा का सारा इंतजाम कर लूंगा। अब तुम घर जाकर आराम करो। मैं भी आज छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा हूँ। घर आकर जब रचित ने वीना जी को मिस्टर धर्मित के साथ बंगले में जाने की बात बताई, तब उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रचित को मिस्टर धर्मित पर पूरा भरोसा था। अगले दिन तय समय पर मिस्टर धर्मित रचित के घर आए। वीना जी ने उन्हें भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्टर धर्मित ने कहा, आंटी आप घबराइए मत, ईश्वर चाहेंगे तो आपका बंगला जल्द ही आपको वापस मिल जाएगा। बस आप बंगले के कागज मुझे दे दीजिए। अब वीना जी कोई प्रतिरोध नहीं कर पाई और उन्होंने कागज लाकर मिस्टर धर्मित को सौंप दिया। मिस्टर धर्मित ने उन कागजों को संभाल कर अपने बैग में रखने के बाद रचित के गले में अभिमंत्रित किया हुआ एक लॉकेट पहना दिया। वैसा ही लॉकेट उनके गले में भी था। चाहे कुछ भी हो जाए रचित, इस लॉकेट को तुम अपने गले से मत उतारना। ये अगले 48 घंटों तक हमें पूरी शक्तियों से बचाकर रखेगा और हमें नींद भी नहीं आने देगा। मिस्टर धर्मित के कहने पर रचित ने हामी भर दी। 7 घंटों के लंबे सफर के बाद मिस्टर धर्मित और रचित की गाड़ी उस बंगले के बाहर खड़ी थी। यह बंगला पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था। उन दोनों ने जैसे ही बंगले के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा खोला, वहां तेज आंधी शुरू हो गई। फिर भी वो दोनों डरे नहीं और मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामकर बंगले में प्रवेश कर गए। बंगले के अंदर घोप अंधेरा था, लेकिन मिस्टर धर्मित पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे। उन्होंने तुरंत अपने बैग से बड़ी बड़ी मोमबत्तियां निकालकर जला दी। इन मोमबत्तियों से एक खास किस्म की खुशबू आ रही थी। अभी वो दोनों आगे कुछ सोचते कि तभी बंगले में से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। इस हंसी के थमते ही वहां एक दूसरी आवाज गूंजी। तुम दोनों को क्या लगता है, इन मोमबत्तियों की मदद से तुम हमें यहाँ से निकाल दोगे? यह असंभव है, असंभव। इसलिए उन्हें बुझा दो और यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर रचित और मिस्टर धर्मित थोड़ा सा घबरा गए। रचित कुछ कहना चाहता था, लेकिन मिस्टर धर्मित ने उसे चुप रहकर पेंटिंग ढूंढने का इशारा किया। वो दोनों अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर अपने काम में जुट गए। लॉकेट और मोमबत्तियों के कारण बंगले में मौजूद काली शक्तियां इनके पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो उन्हें डराने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अंदर अंदर थोड़ा डरने के बावजूद वो दोनों बिना रुके अपने काम में लगे हुए थे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उनकी तलाश खत्म ही नहीं हो रही थी। 24 घंटे गुजर चुके थे। उनके लॉकेट की शक्ति खत्म होने में भी बस 24 घंटे ही शेष थे। ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं होंगे, रचित ने धीरे से मिस्टर धर्मित से कहा और गुस्से में उसने अपने पैरों को जोर से फर्श पर पटका। ऐसा करते ही उसका पैर फर्श को तोड़ता हुआ थोड़ा अंदर चला गया। ये देखकर मिस्टर धर्मित फर्श के गड्ढे में रचित के फंसे हुए पैर को बाहर निकालने के लिए थोड़ा झुके तो उनकी नजर फर्श के अंदर दबी हुई पेंटिंग पर पड़ी। रचित और मिस्टर धर्मित ने मिलकर किसी तरह वहां से वो पेंटिंग निकाल तो ली, पर इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर बैठ गए। मिस्टर धर्मित ने अब ध्यान से इस पेंटिंग को देखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इस पेंटिंग में एक खास तांत्रिक कोड में इस बंगले का राज लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपने गुरु को प्रणाम किया, जिनसे उन्होंने तंत्र विद्या सीखी थी। इसके बाद उन्होंने इस कोड को तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे बंगले के सारे राज उनके सामने स्पष्ट हो गए। किसी जमाने में इस बंगले की जगह कुछ तांत्रिकों का आश्रम था। वो अपनी काली सिद्धियों के जरिए सारे संसार को अपना गुलाम बनाकर उन पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे। जब इस गांव के मुखिया को इस विषय में पता चला, तब उसने अपने गुरु से सलाह मशवरा करके उन तांत्रिकों को उनके आश्रम के साथ ही जला दिया। इसके बाद उनके गुरु ने वहां मौजूद राख से ये तस्वीर बनाकर इसमें उनकी कहानी छुपा दी और उसके फ्रेम को मंत्र से बांधकर उन तांत्रिकों की बुरी शक्तियों को उन्होंने इसमें कैद कर दिया। साथ ही उन्होंने मुखिया जी को आदेश देकर आश्रम की जगह ठीक इसी तस्वीर की तरह दिखने वाला बंगला यहाँ बनवा दिया
आश्चर्य से मुंह खोले सारी कहानी सुन रहे रचित से मिस्टर धर्मित ने आगे कहा, तुम्हारी माँ के द्वारा पेंटिंग उतारकर फेंकने से इसका फ्रेम टूट गया और इसमें कैद काली शक्तियां बाहर आ गई, तो अब क्या करें? रचित ने संशय से पूछा। मिस्टर धर्मित ने ध्यान से पेंटिंग के फ्रेम को देखते हुए कहा, हमें ये फ्रेम दोबारा बनाना होगा, लेकिन इसके लिए उसी पेड़ की लकड़ी चाहिए जिससे ये पहले बना था। ये पेड़ इसी जंगल में है, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं पता। तुम जल्दी जाओ और उसे जाकर ढूंढने की कोशिश करो, तब तक मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। और सुनो, संभल कर जाना, वो काली शक्तियां तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी हमारे लॉकेट में 18 घंटे की शक्ति बची हुई है, इसलिए घबराना मत। मिस्टर धर्मित की बात सुनकर रचित जब पेड़ ढूंढने के लिए निकला, तब बुरी शक्तियां भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे चल पड़ी। कभी वो रचित के आगे गहरे गड्ढे का भ्रम पैदा करती, तो कभी उस पर हड्डियों और खून की बारिश करती, और कभी डरावनी आवाज में उसे यहाँ से वापस जाने के लिए धमकाती। लेकिन रचित मिस्टर धर्मित की बातों को याद करते हुए चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसने लगभग पूरा जंगल छान लिया, लेकिन उसे वो पेड़ नहीं मिल पा रहा था। 6 घंटे गुजर चुके थे और अब रचित पर निराशा हावी होने लगी थी। उसने मन ही मन अपने ईश्वर को याद किया और उनसे मदद की गुहार लगाते हुए फिर से आगे बढ़ने लगा। अचानक ही उसकी नजर एक छोटे से मंदिर की तरफ गई, जो पेड़ों की झुरमुट में छिपा हुआ था। मदद की आशा से रचित उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, एक आवाज आई, आओ, मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। रचित हैरानी से आवाज की दिशा में बढ़ा तो उसने देखा वहां एक बेहद वृद्ध साधु समाधि में लीन थे। रचित ने जब उन्हें प्रणाम किया, तब साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, हम कब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब तुम यहाँ आओगे। आओ, मेरे साथ चलो। रचित मंत्र मुग्ध सा उनके साथ चल दिया। उन्होंने रचित को एक पेड़ की तरफ इशारा किया और अपने थैले में से निकालकर एक कुल्हाड़ी भी उन्होंने उसे दे दी। रचित ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटी, वो पेड़ वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी उसका अस्तित्व ही नहीं था। साधु बाबा ने अब रचित को एक मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र का जाप करो, यह तुम्हें तुरंत ही बंगले में पहुंचा देगा। जाओ, जल्दी जाओ, समय बहुत कम है। रचित ने एक बार फिर उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद करके वो तेजी से उनके दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा, जिसकी सहायता से वो पलक झपकते ही बंगले में पहुंच गया। मिस्टर धर्मित ने अब रचित के हाथ से लकड़ी लेकर फ्रेम बनाना शुरू किया। जैसे जैसे फ्रेम बनता जा रहा था, बंगले में मौजूद बुरी शक्तियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बढ़ती जा रही थी। वो बंगले में मौजूद सामानों को रचित और मिस्टर धर्मित के ऊपर फेंककर अभी भी किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस्टर धर्मित बिना रुके अपने काम में लगे हुए थे। लॉकेट की शक्ति खत्म होने में अब बस आधा घंटा शेष रह गया था। आखिरकार फ्रेम बन गया और मिस्टर धर्मित ने पेंटिंग को उसके पुराने टूटे हुए फ्रेम से निकालकर नए फ्रेम में डाला और फिर उसे अपने बनाए हुए पूजा स्थल पर रखकर उन्होंने वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर दी और एक मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र के साथ अग्नि में आहुति पड़ती गई, एक एक करके काले धुएं के रूप में सारी बुरी शक्तियां पेंटिंग में वापस कैद हो गई। अगले कुछ ही पलों में वहां शांति छा गई। यह देखकर रचित प्रसन्न हो गया और उसने खुशी से आवेग में मिस्टर धर्मित को गले लगा लिया। तभी उसे स्वयं से अलग करते हुए मिस्टर धर्मित ने कहा, अभी एक विशेष काम बाकी है, इसलिए अपनी खुशी बचा कर रखो। अब क्या बचा है सर? तुम्हारी बलि। ये कहकर धर्मित अट्टहास करने लगा और देखते ही देखते उसने रचित को रस्सियों में बांध दिया। इसके बाद उसने अपने बैग से बंगले के कागज को निकालकर हवन वेदी के पास रख दिया। रचित ये सब देख सुनकर बुरी तरह घबरा गया था। उसने देखा कि धर्मित की आंखों में खून उतर आया था
और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लगने लगा था। रचित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। तभी धर्मित ने कहा, चलो, तुम्हारी बलि देने से पहले मैं तुम्हारी जिज्ञासा दूर कर देता हूं। मैं इन तांत्रिकों का मुखिया था जो इस जगह पर बने हुए आश्रम में जलकर मर गए। यह सब मुझसे नफरत करते थे और मेरी सिद्धियां छीनना चाहते थे। इसलिए मैंने अपनी सिद्धियों को यहीं जमीन में छुपा दिया था। जिस दिन यहाँ आग लगाई गई उस दिन मैं यहाँ से बाहर गया हुआ था, इसलिए संयोग से मैं बच गया। जब इस जगह से जुड़ा विवादित मामला ठंडा पड़ गया तब मैं यहाँ छुपाई गई अपनी सिद्धियों को वापस लेने आया। लेकिन तब मुझे पता चला कि इस जगह को पवित्र मंत्रों की शक्ति से बांध दिया गया था। अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप मैं सही समय की प्रतीक्षा करता रहा। फिर एक दिन तुम्हारी माँ पापा यहाँ आए और तुम्हारी माँ ने पेंटिंग के फ्रेम को तोड़कर मंत्रों की शक्ति को खत्म कर दिया। लेकिन तब भी मैं इस जगह पर मौजूद अपनी शक्तियों को वापस नहीं पा सका, क्योंकि वो खून के छींटों के रूप में बंगले के कागज के साथ जा चुके थे। अब मैंने अपने गुरु की शरण ली। तब उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे तुम्हारे विषय में बताया। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ, इसलिए दुनिया से छुपने के लिए मैंने ये रूप लिया और तुम इंसानों के बीच रहकर तुम्हारी तरह काम करते हुए मैं तुम्हारे बड़े होने की राह देखने लगा। जैसे ही तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हुआ मैं वहां पहुंच गया और मैंने तुम्हें अपने दफ्तर में नौकरी देकर तुमसे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। इससे पहले कि मैं सही अवसर देखकर तुमसे इस बंगले के विषय में पूछता, तुमने खुद ही मुझे उसके बारे में बताकर मेरा काम आसान कर दिया। अब इन सभी मृत्यु तांत्रिकों की शक्ति भी मेरे वश में आ चुकी है, जो कभी मुझसे मेरी शक्तियां छीनना चाहते थे। बस एक इंसान अर्थात तुम्हारी बलि देते ही मैं इस असीम शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा और ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में कैद होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं वापस अपने घर नहीं पहुंचा तो मेरी मां पुलिस में जाएगी और तब आप पकड़े जाएंगे। रचित ने हिम्मत जुटाकर कहा। प्रत्युत्तर में धर्मित ने हंसकर कहा, जब तक तुम्हारी मां को तुम्हारे हश्र की खबर होगी तब तक मैं सर्वशक्तिमान बन चुका होऊंगा। रचित को अब अपनी मौत साक्षात सामने नजर आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने माँ पापा और ईश्वर को याद किया। उसे पछतावा हो रहा था कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती और यहां ना आया होता, पर अब क्या हो सकता था। इसलिए वो चुपचाप अपनी नियति की प्रतीक्षा करने लगा। धर्मित ने अब वापस मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने रचित पर अभिमंत्रित राग फेंकनी चाहिए तभी आवाज आई, रुक जाओ। धर्मित के साथ साथ रचित ने भी चौंक कर अपनी नजरें उठाई तो सामने वही साधु बाबा खड़े थे जो जंगल में रचित को मिले थे। उन्होंने तत्काल अपनी शक्ति से रचित के बंधन को खोल दिया और उसी बंधन में उन्होंने धर्मित को बांध दिया। इसके पश्चात साधु बाबा ने कहा, अपने साथियों की बिखरी हुई शक्तियों को तू ही समेट सकता था, इसलिए मैं अब तक रुका हुआ था। अब जब तूने इन सबको वापस फ्रेम में कैद कर दिया है तो अब तेरे नष्ट होने की घड़ी भी आ चुकी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे गुरु मुझे बचा लेंगे। ये कहकर धर्मित अपने गुरु को पुकारने लगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, वो पाखंडी जो कभी मेरा शिष्य और तेरा गुरु हुआ करता था अब कभी तेरे पास नहीं आएगा। देख मैंने उसका क्या हश्र किया है। साधु बाबा के हाथ घुमाते ही रचित और धर्मित के सामने किसी चलचित्र की तरह धर्मित के गुरु के जलकर मरने का दृश्य घूमने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। धर्मित गुस्से से चीखा। साधु बाबा ने कहा, कुछ भी असंभव नहीं है। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। बस सबका अपना समय तय होता है। तेरे कपटी गुरु को मारने के लिए
मुझे जिस शक्ति की जरूरत थी वो आज ही मेरी सिद्धि पूरी होने पर मुझे मिल गई और मैंने तत्काल इस बुराई को नष्ट कर दिया। बस अब हमेशा के लिए नष्ट होने की बारी तेरी है। उनकी बात सुनकर रचित की हिम्मत बंधी और वो फुर्ती से उठकर साधु बाबा के पास चला गया। इससे पहले कि धर्मित कुछ कर पाता, साधु बाबा ने उसकी मुट्ठी में मौजूद राख अपनी मुट्ठी में खींच ली और उसे धर्मित के ही ऊपर फेंक दिया। राख के पड़ते ही वहां से धर्मित और बंगले की पेंटिंग धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। बुरी शक्तियों के मिटते ही बंगला सूरज के पवित्र प्रकाश से जगमगा उठा। साधु बाबा ने रचित को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब यह बंगला हर तरह की समस्या से मुक्त हो चुका है। तुम अपने माता पिता को यहाँ ले आओ और अपने पिता के साथ मिलकर फिर से उनका व्यवसाय शुरू करो। धर्मित का लिखा हुआ आत्महत्या पत्र कल उसके दफ्तर में पहुंच जाएगा। तुम जब तक वहां पहुंचोगे वहां मौजूद सभी लोग भूल चुके होंगे कि तुम कभी धर्मित के साथ कहीं गए थे। रचित साधु बाबा को प्रणाम करने के लिए उनके पैरों पर झुका। उसके झुकते ही साधु बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। रचित ने अपना बैग उठाया और बंगले में ताला लगाकर गाड़ी की तरफ चल दिया। यहां से वापस जाते हुए वो खुश भी था और दुखी भी था। उसे खुशी थी कि उसके पापा की मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ यह बंगला अब भूतिया नहीं रहा था, लेकिन साथ ही उसे दुख भी था कि उसने बिना सोचे समझे धर्मित जैसे धोखेबाज पर भरोसा करके अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। वापस अपने शहर पहुंचकर जब रचित ने अपने माँ पापा को धर्मित की सच्चाई बताई तब वो दोनों भी हैरान रह गए। मीणा जी ने तुरंत भगवान के आगे माथा टेका कि उन्होंने रचित को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। कुछ दिनों के पश्चात रचित अपने माँ पापा को लेकर पुनः उस बंगले में आया और साथ ही उसने अपने पापा का व्यवसाय भी एक बार फिर से शुरू किया। उसके पापा की मानसिक हालत भी अब सुधरने लगी थी। साधु बाबा के आशीर्वाद से एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनकर यह बंगला अपनी रौनक से जगमगाने लगा था। कितना जरूरी है ना ये जीवन में, कितना कुछ बदल देता है ना ये। आपके जीने का ढंग, आपके सपनों का रंग, सब कुछ पैसों पर डिपेंडेंट है। पैसा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की ताकत रखता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी कागज के इन टुकड़ों की संख्या भले ही लाखों करोड़ों में हो, लेकिन उसकी वैल्यू 0 होती है। शहर के सबसे महंगे और अत्याधुनिक हॉस्पिटल के बेड नंबर 13 पर पिछले 5 दिन से बेसूद पड़ा हुआ है करोड़पति बिल्डर विक्रांत सिंघानिया का 20 साल का बेटा ध्रुव सिंघानिया। ध्रुव के मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, बगल ही ऑक्सीजन का सिलेंडर भी है, साथ ही स्लाइन की बोतल की सुई उसकी दाईं हाथ के नस में लगी हुई है, जिससे धीरे धीरे कर मेडिसिन उसके शरीर में जा रही है। उसके सिर के थोड़ा ऊपर एक छोटा सा मॉनिटर लगा हुआ है, जिस पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं चल रही है और ये बता रही हैं कि ध्रुव की सांसें चल रही है। कितना अजीब है ना ये। एक निर्जीव मॉनिटर इंसान के जिंदा होने की बात कहता है। रात के यही कोई 1:30 बज रहे हैं। अस्पताल में पूरी तरह सन्नाटा है। अस्पताल की नसों को जमाई आ रही है, लेकिन फिर भी वो पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। कभी भौंकने की आवाज पूरी तरह बंद होती है तो कभी वो एक साथ रोने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुत्तों का रोना दुर्भाग्य की निशानी है। वही दुर्भाग्य जो ध्रुव सिंघानिया को मौत के मुंह से खींचने के लिए तैयार खड़ा है। ध्रुव के प्राइवेट वार्ड में उसकी मां साक्षी सिंघानिया काफी देर तक अपने बेटे को देखती रही। फिर उसे भी नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गई। ध्रुव के कानों से ये आवाजें टकरा रही है, लेकिन आवाज कौन दे रहा है वो नहीं दिखता है। आवाज भी साधारण नहीं है, बहुत बुलंद और डरावनी सी है। वो भयानक आवाज ठहर ठहर कर आ रही है। उठ जा ध्रुव, उठ, सुन जो मैं कह रहा हूं कर, उठ। ध्रुव की पलकों पर हल्की हलचल होती है। उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती है
वो किसी को अपने सामने देखता है जो बहुत ही विशालकाय है, लेकिन उसका चेहरा वो नहीं देख पाता क्योंकि वो चेहरा पूरी तरह धुंधला है। उठ, अपनी नसों से ये स्लाइन की पाइप निकाल अपनी नसों में चुभा हुआ ये नुकीला इंजेक्शन। ध्रुव किसी सम्मोहित शख्स की तरह उस आवाज को सुनता है और फिर जोर से चीख कर अपने नसों में चुभे इंजेक्शन को एक झटके में निकाल फेंकता है। ध्रुव जोर से चीखता है। खून की तेज धार उसके हाथ से निकलकर नीचे जमीन पर और कुछ बेड पर गिरने लगती है। ध्रुव, अपनी आंख से ये ऑक्सीजन मास्क भी निकाल और फेंक दे इसे। चल फेंक। ध्रुव उस रहस्यमयी आवाज को फॉलो करता है और अपने मास्क को निकाल देता है। कुछ ही सेकंड में वो अस्पताल के बिस्तर पर किसी परकटे पंछी की तरह तड़पने लगता है। कुछ सेकंड में वो उस तरह तड़पता रहता है और फिर बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। अभी तो शुरुआत हुई थी, एक भयानक शुरुआत। ध्रुव, ध्रुव, नर्स, नर्स, डॉक्टर। साक्षी सिंघानिया जोर से चीखते हुए बदहवास सी बाहर की ओर भागती है। नर्स, डॉक्टर, ध्रुव अपने बेड पर नहीं है। साक्षी की बातों को सुनकर अस्पताल का पूरा स्टाफ सकते में आ जाता है कि तभी 3-4 नर्सें जो चौथी मंजिल पर ड्यूटी में थी वो भागती और चिल्लाते हुए नीचे आती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता। तभी एक ऐसे दृश्य पर सभी की नजरें गई जिसे देखकर सभी के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वो साफ साफ एक दूसरे को सुनाई देने लगी। ध्रुव, ध्रुव बेटा, ध्रुव, ध्रुव बेटा। ध्रुव सिंघानिया नर्सों के पीछे सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। उसका शरीर पूरी तरह उल्टा था। हाथ और पैर दोनों के सहारे उतरता हुआ वो काफी भयानक लग रहा था। वो अजीब तरह से गुर्रा भी रहा था। अचानक उसने कई सीढ़ियां ऊपर से ही जोरों की छलांग लगाई और वो नीचे की ओर सिर के बल गिर पड़ा। सिर के जमीन पर टकराने से पूरा सिर भी लहूलुहान हो गया। दर्द के मारे ध्रुव जमीन पर छटपटा रहा था और गोल गोल एक सर्किल में घूम रहा था, जिसके कारण एक लाल रंग का पूरा वृत्त उसके चारों ओर बन गया था। अस्पताल का सारा स्टाफ ये भयानक मंजर देख रहा था। सभी के चेहरे पीले पड़े हुए थे। साक्षी सिंघानिया अपने बेटे को दर्द से छटपटाता देख रही थी और लगातार चिल्लाई जा रही थी। ध्रुव, ध्रुव बेटा, ध्रुव, ध्रुव बेटा। कुछ देर बाद ध्रुव सिंघानिया फिर से अचेत हो गया। यार थोड़ी धीरे चला ले कार, मुझे स्पीड से डर लगता है। तू भी ना नंदिनी, अरे जिंदगी स्पीड का नाम है। स्पीड से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, नहीं तो पीछे रह जाओगी। तेरी बात तो एकदम सही है ब्रो, स्पीड के बिना भी क्या जिंदगी। आई ऑल्सो अग्री यार, पर इस नंदिनी को कौन समझाए। पता नहीं ये इतनी थकेली बातें क्यों करती रहती है। ओए, इसमें थकेली वाली कोई बात नहीं है। मुझे स्पीड पसंद नहीं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या इस डर से जिंदगी का मजा लेना छोड़ दे। एक ही जिंदगी मिली है रे नंदिनी, उसे भी डर के गुजार दे। नो, दिस इज नॉट ध्रुव सिंघानिया स्टाइल, गॉट इट। अपने बर्थडे पर मिली लेटेस्ट और सबसे महंगी कार में ध्रुव अपने बेस्ट फ्रेंड अभय, दिव्यांका और नंदिनी के साथ पार्टी करने जा रहा था। शहर के हाईवे से फुल स्पीड से गुजरती हुई उसकी कार सब कुछ पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। यार ध्रुव, तेरा बर्थडे हर बार स्पेशल होता है। I mean, हमेशा यूनिक, लेकिन इस बार तेरा समझ नहीं आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ यार, ये बात तो मेरे भी दिमाग में चल रही है। तुमने खाना पीना भी सारा पैक कर लिया है? कहीं पिकनिक का सीन है क्या? हाँ, पिकनिक ही समझ ले। ये कहते हुए ध्रुव ने कार के ब्रेक पर पैर लगाते हुए गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ लिया। वो रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ था। वाह ध्रुव, क्या मस्त जगह है यार। तेरा दोस्त ही मस्त है। हाँ, रवीना टंडन की तरह। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की ओर देखा। उसके बाद उसने ध्रुव को इशारा किया कि वो कार की सनरूफ खोल दे। ध्रुव के बटन दबाते ही सनरूफ खुल गया और फिर नंदिनी खड़ी होकर खुली हवा के साथ बाहर का नजारा देखने लगी। उसके बाल तेज हवा के झोंके से उड़े जा रहे थे
लव्ड इट यार, रियली लव्ड इट। तेरा ये बर्थडे लगता है बहुत ही यादगार होने वाला है। कोशिश तो पूरी है नंदिनी। कुछ दूर जाकर ध्रुव ने अपनी कार एक लेक के किनारे रोक दी और पूरे स्टाइल में बोला, तो गाइज ये है आज का मेरा बर्थडे स्पॉट। इतना शानदार नजारा, नेचर के पास और सामने ये लेक, ये तो सच में हेवन है यार। सारे दोस्त कार से बाहर निकलते हैं। सभी नेचर को फुल एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, तुम लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि ये जगह सभी को बहुत पसंद आई है। ऑब्वियसली यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि हमेशा 7 या 5 स्टार में बर्थडे की पार्टी देने वाले ध्रुव सिंघानिया को इस बार क्या सूझी कि वो जंगल में आ गया। हाँ सोच तो रही हूँ, लेकिन ये जगह इतनी अच्छी है कि क्या ही कहूँ। दोस्तों, पापा ने ये जगह खरीद ली है। हम यहाँ एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, एक शानदार रिजॉर्ट जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर तो होगा ही, यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि यहाँ आने वाला बार बार यहाँ ही आना चाहेगा। तेरा बिजनेस माइंड हमेशा चलता रहता है। वैसे ही सही है यार, शहरों में तो आजकल वही शोर शराबा और पोल्यूशन है। यहाँ कम से कम शांति और सुकून तो होगा। शांति? ओए, यहाँ शांति भी होगी और शोर भी होगा। भाई, शोर तो इधर मेरे पेट में भी हो रहा है, चूहों के भागने का। सच में यार, जोरों की भूख लगी है। ध्रुव के दोस्तों ने कार की डिक्की में रखी बियर की पेटी और पैक फूड निकाला और फिर बैठने के लिए जगह तलाशने लगे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर गई। वो पेड़ आम पेड़ की तरह नहीं था, वो बिल्कुल ही अलग था। वे सभी उस पेड़ की ओर बढ़े। यार, ये पेड़ कुछ अलग नहीं है। ऊपर से तो ये पूरी तरह हरा भरा है और नीचे सूखा। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी और पेड़ के नीचे बैठे? तो भी ना नंदिनी, इतना दिमाग लगाती है इन सब चीजों में। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो क्या आफत आ जाएगी। सुन, अभी तो भूख लगी है, पहले खाते हैं फिर पीते हैं, उसके बाद टेंट लगाएंगे। रात को यहीं रुकना है। ओके बर्थडे बॉय, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। नंदिनी ने ये बात इस अंदाज में कही कि सभी हंस पड़े। वे सभी उस रहस्यमयी पेड़ के नीचे बैठ गए। खाने का पैकेट फूड निकाला गया, जिसमें चिकन और मटन के कई सारे आइटम्स और बियर की पेटी थी। केक भी निकाला गया। वे सभी केक काटने की तैयारी करने ही वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी शॉक्ड रह गए। अचानक से वहां तेज आंधी चलने लगी, बहुत तेज। अरे, इस मौसम को क्या हुआ? अभी तो एकदम क्लियर था सब कुछ, और अभी आंधी। चले जाओ, चले जाओ, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये मेरा घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं चलता। चले जाओ, चले जाओ तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यार, ये कैसी आवाज है? इतनी भयानक। मुझे तो डर लग रहा है। कैसी आवाज दिव्यांका? तुम लोगों ने वो आवाज नहीं सुनी क्या? आवाज? कौन सी आवाज? अरे यार, अभी मुझे लगा कि कोई मुझसे कह रहा है कि चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं चलता। चले जाओ, चले जाओ तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी हमने बियर पी भी नहीं और तुझे चढ़ गई। यार, यहाँ हम 4 लोग हैं और तुझे ही वो आवाज सुनाई दी। तुम लोग मेरा यकीन करो, कोई मुझसे ये कह रहा था यार। हाँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। ओए स्टूपिड, बर्थडे है आज मेरा, पार्टी कैंसिल करने नहीं आया हूँ यहाँ, पार्टी ऑल नाइट करने आया हूँ। और क्या? पर यार, ओए, तू अपने पर की बत्ती बना और उसे जला ले, क्योंकि रात होने वाली है। अभय की बात को सुनकर सभी हंस पड़े। उसके बाद सभी दोस्तों ने केक निकाला। केक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत से लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे ध्रुव। यार दिव्यांका, जरा माचिस पास करना, मोमबत्ती तो जला दूं। दिव्यांका ने नंदिनी को माचिस दी। नंदिनी माचिस जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन माचिस की तिल्ली जैसे ही चलती, अचानक से तेज हवा चलने लगती और वो बुझ जाती। कई कोशिशों के बावजूद भी वो तीली नहीं जली। बड़ा अजीब है यार, जैसे ही तीली जलती है तेज हवा चलने लगती है और तीली बुझ जाती है। तीली के बुझते ही हवा भी रुक जाती है, फिर तीली जलाती हूँ तो फिर से हवा चलने लगती है। नंदिनी की बातों को सुनकर ध्रुव ने अपनी जेब से लाइटर निकाली और नंदिनी से कहा, स्टूपिड, दिमाग से काम ले, अब नहीं बुझेगा। नंदिनी ने लाइटर जलाई, लेकिन फिर से तेज हवा चलने लगी। उसने बहुत कोशिश की कि वो नहीं बुझे, लेकिन ये हो नहीं सका। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये कि उसके बाद लाइटर जली ही नहीं। नंदिनी ने लाइटर ध्रुव को वापस कर दी। उसने उसे शर्ट की जेब में रख लिया। लगता है इस बर्थडे पर बिना मोमबत्ती जलाए ही केक काटना होगा। कोई नहीं, गाना तो गा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ध्रुव, हैप्पी बर्थडे टू यू। बिना मोमबत्तियों के ही केक काटा गया। सभी ने केक की एक एक बाइट ली। फिर उन्होंने मोबाइल के ब्लूटूथ से कार के स्पीकर को कनेक्ट किया और बॉलीवुड सॉन्ग बजाने लगे। इधर प्लेट में खाना भी निकाला जाने लगा। लेकिन तभी ध्रुव ने शर्ट की जिस जेब में लाइटर रखा था, उस जेब से अचानक से धुआं निकलने लगा। ध्रुव को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन नंदिनी की नजर अचानक से उसकी जेब की ओर गई। ध्रुव, ये तेरी पैकेट से धुआं कैसे निकल रहा है? ध्रुव कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसके पैकेट से आग निकलने लगी। आग! आग! अरे, ये आग कैसे लग गई? ध्रुव भी पूरी तरह डर गया, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपनी शर्ट उतार दी और उसे दूर फेंक दिया। ओह माय गॉड, ये क्या था यार? ये आग कैसे लग गई? लाइटर तो जल ही नहीं रही थी, फिर ये कैसे हुआ? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। इसी बीच ध्रुव ने माहौल को लाइट करने की कोशिश की। गाइस, जो होना था हो गया। चलो अब मूड की बैंड नहीं बजाते हैं, खाना खाते हैं। प्लेट्स में खाना निकाला जाने लगा। क्या मस्त खुशबू आ रही है यार, भूख तो और बढ़ गई है। तो पेट भर खा लेना भुक्कड़। सारे दोस्तों ने नॉनवेज खाना शुरू किया और साथ ही बियर का घूंट मारने लगे। बियर का घूंट मारते मारते अचानक नंदिनी की नजर उस पेड़ के ऊपर गई और वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि पेड़ की डाली पर कोई पैर लटकाकर बैठा हुआ है। उसके पैर बहुत ही लंबे हैं और उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें उसे गुस्से से घूर रही है। गाइस, वो देखो, वो कौन है पेड़ पर? वो हमें घूर रहा है गाइस, देखो उसे इधर। नंदिनी की बातों को सुनकर सभी ने पेड़ के ऊपर देखा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। क्या यार नंदिनी पहले से ही फटी पड़ी है हम लोगों की, और तू है कि अरे पेड़ पर तो कोई नहीं है। नहीं यार ध्रुव, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में किसी को ऊपर देखा। वो हमें बहुत भयानक तरीके से घूर रहा था। कई बार फिर से सभी ने उस घटना को इग्नोर किया और चिकन और मटन का आनंद लेने लगे। साथ ही उसकी हड्डियां वहीं जमीन पर गिरने लगे। चले जाओ, चले जाओ, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये मेरा घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं चलता। चले जाओ तुम लोग, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार वो अजीब और भयानक आवाज उन चारों ने सुनी। यार ये कौन बोल रहा है? दिव्यांका, तूने अभी इसी आवाज की बात की थी ना? हाँ यार, मैंने इसी के बारे में बोला था, पर ध्रुव ने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को ज्यादा चढ़ गई है? नहीं यार, हम पहली बार तो पी नहीं रहे हैं। हाँ वो तो है, पर इस आवाज का क्या करें? कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है। यार मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से निकलते हैं। डर तो सभी को लग रहा है, लेकिन अंधेरा पूरी तरह घिर आया है और सच कहे तो थोड़ा चढ़ भी गई है। ऐसे में कार ड्राइव करना रिस्क नहीं होगा, तो फिर क्या करें यार? अरे रात भर की ही तो बात है, सुबह निकलते हैं ना यहाँ से। लेकिन पूरी रात कैसे काटेंगे यहाँ, क्योंकि रह रह कर यहाँ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। हाँ, आई थिंक इससे पहले कि कुछ बड़ी गड़बड़ी हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सभी दोस्तों ने सलाह मशवरा किया और सभी ने एक ही बात पर सहमति जताई कि वहां से निकलना चाहिए। ओके गाइस, निकलते हैं यहाँ से। सभी लोग कार में बैठ गए और फिर कार अपनी स्पीड में वहां से निकल पड़ी। ध्रुव कार ड्राइव कर रहा था। सभी दोस्त डरे हुए थे। ब्रो, ये कैसी जगह खरीद ली तुम लोगों ने रिजॉर्ट के लिए? मुझे तो ये कोई भूतिया जगह लगती है। अबे यार, सस्ती मिल रही थी तो ले ली पापा ने, वो भी मेरी जिद पर। अब ये भूतिया है या नहीं, ये कौन पता करता है? ध्रुव की कार आगे बढ़ रही थी। सारे दोस्त धीरे धीरे नींद की गोद में समाये जा रहे थे, लेकिन तभी ध्रुव की नजर कार की मिरर पर गई। उसने देखा कि उसकी गाड़ी के पीछे एक 15 से 20 फीट का विशालकाय इंसान दौड़ा चला आ रहा है। उसके चेहरे पर अलग ही तेज है, लेकिन उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए हैं। चेहरा किसी राक्षस का है। उसके बदन पर जनेऊ है, लेकिन पूरा बदन खून से लथपथ है। उसकी सुर्ख लाल आंखें ऐसी थी जैसे कि चूल्हे में गर्म कोयला। वह इंसान और राक्षस का मिश्रित रूप था। ध्रुव उसे देखकर पूरी तरह डर गया।
उसने एक्सीलेटर पर अपना पैर और जोर से दबाया, लेकिन तभी वो पीछे भाग रहा विशालकाय राक्षस उसकी गाड़ी के आगे अचानक से निकल आ गया और उसकी कार की जोरदार टक्कर उस राक्षस से हो गई। नंदिनी जोर से चिल्लाई। ध्रुव की कार उस राक्षस से टकरा गई, एक बड़े से पत्थर से जा भिड़ी और कार रुक गई। ध्रुव क्या हो रहा है? तू पागल हो गया क्या? गाड़ी कैसे ठोक दी तूने? यार नंदिनी, यार राक्षस, मैंने एक राक्षस को देखा, विशालकाय राक्षस, गाड़ी के पीछे भागते हुए, और फिर अचानक से वो गाड़ी के आगे आ गया और मेरी कार की टक्कर उससे हो गई। क्या बात कर रहा है ध्रुव? कौन सा राक्षस? कौन था गाड़ी के पीछे और कौन आगे आगे? हाँ यार, ये राक्षस कहाँ से आ गया? अब राक्षस कहाँ होते हैं? राक्षस तो सैकड़ों साल पहले होते थे ना। यार मेरा यकीन करो, बहुत ही भयानक था वो, 15 से 20 फीट का। वो पंडित भी लग रहा था और राक्षस भी। उसके सिंग थे यार, बड़े और नुकीले। ध्रुव तू पागल हो गया। हमारी ही गलती है, हमें तेरी बात नहीं सुननी चाहिए थी। हम सबको चढ़ी हुई है, हमें रुकना चाहिए था वहीं। लेकिन क्या करते दोस्तों, देखा था ना वहाँ क्या क्या हो रहा था हमारे साथ। नंदिनी अपनी बात कही रही थी, तभी ध्रुव के फोन की घंटी बजी। उसने जेब से फोन निकाला तो उस पर दिव्यांका कॉलिंग लिखा आ रहा था। ध्रुव ने गाड़ी के पीछे की ओर देखा। कुछ देर पहले तो दिव्यांका गाड़ी में ही थी, फिर वो कहाँ गायब हो गई और उसका कॉल कहाँ से आ रहा है? ध्रुव ये दिव्यांका का कॉल कैसे आ रहा है? वो कार से कब उतर गई? अभय के साथ ही तो बैठी थी वो। ध्रुव ने फोन उठाया। ध्रुव, यार ध्रुव जल्दी आ, जल्दी आ यहाँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, पूरी तरह से फंस गई हूँ। मुझे बचा ले यार, बचा ले। उसी पेड़ के पास आ जा यार, प्लीज आ जा। उसके बाद दिव्यांका के चीखने की आवाज आई। ध्रुव समेत किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें बस इतना पता था कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ अनिष्ट का डर है, कुछ बेहद बुरा होने वाला है। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले दिव्यांका को बचाना होगा हमें, वो किसी मुसीबत में है। ध्रुव ने गाड़ी मोड़ी और फिर वे सभी उसी पेड़ की दिशा में जाने लगे। सभी के चेहरे पर एक मुर्दा खामोशी थी। थोड़ी देर बाद वे सभी वहां जा पहुंचे। दिव्यांका, दिव्यांका, दिव्यांका कहाँ हो यार? जवाब दो, हम आ गए हैं दिव्यांका। दिव्यांका रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ। अभय ने दिव्यांका का नंबर मिलाया। घंटी जा रही है यार। कम ऑन दिव्यांका, पिक अप द फोन यार, पिक अप द फोन। वे सभी उसी पेड़ के नीचे खड़े थे। अचानक नंदिनी के चेहरे पर पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा, कुछ गीला गीला सा। नंदिनी ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया और फिर जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वो चीखते हुए बोली, ध्रुव, अभय, ऊपर देख, ऊपर देख यार। नंदिनी के चेहरे पर जो गिरा था वो खून था, दिव्यांका का खून। दिव्यांका उसी पेड़ के ऊपर लटकी हुई थी। उसके शरीर पर कई जगह दांतों के निशान थे, जिससे अभी भी खून रिस रहा था। दिव्यांका! यार, यार ये क्या हो गया यार? ये सब क्या हो गया? तभी नंदिनी ने देखा कि अभय वहां नहीं है। ये अभय कहाँ चला गया? उसी समय उनके कानों में मोबाइल की घंटी की आवाज आई। वो आवाज दूर झाड़ियों से आ रही थी। नंदिनी, अभय दिव्यांका का फोन ट्राई कर रहा था, वो जरूर इधर ही गया होगा। दोनों झाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन तभी अभय के भी चीखने की आवाज आई। ध्रुव, इधर मत आना, मत आना इधर। नंदिनी, इधर मत आना, यहाँ एक राक्षस है। ध्रुव और नंदिनी ने अभय की कपकपाती आवाज सुनी तो वे भीतर तक सिहर गए। यार हमें अभय को बचाना होगा। हाँ यार चल। लेकिन वो उस तरफ बढ़ते, उसके पहले ही अभय का तड़पता और लहूलुहान शरीर उनके आगे आ गिरा। भाग, भाग यहाँ से, भाग। ध्रुव ने नंदिनी का हाथ थामा और बदहवास सा भागने लगा। वो भागता रहा, भागता रहा। चांद धीरे धीरे आसमान से गायब हो रहा था। कुछ घंटों बाद सूरज नई रोशनी के साथ झांकने लगा था। ध्रुव और नंदिनी अभी भी भाग रहे थे, लेकिन अब वो जंगल नहीं था जहां वो भाग रहे थे, वो थी शहर की पक्की सड़क। यार प्यास लग रही है, बहुत जोरों की प्यास लग रही है, गला भी सूख रहा है। मेरा भी यार। कुछ देर बाद उनकी नजर सड़क किनारे खड़े नारियल पानी वाले पर गई। वो भागकर वहां पहुंचे। भैया नारियल पानी पिला दो,
कहां से भागे भागे आ रहे हैं साहब? भाई अभी पानी पिला दो, बाद में बताते हैं कहां से आ रहे हैं। नारियल पानी वाले ने ध्रुव की बात को सुनकर मुंह बना लिया। उसने नारियलों के ढेर में से एक बड़ा सा नारियल उठाया और उसके ऊपर अपनी नुकीली छुरी को जोर से मारा। लेकिन तभी जो हुआ उसे देखकर ध्रुव का शरीर पूरी तरह कांपने लगा। उसने देखा कि नारियल पानी वाले की जगह पर वही राक्षस खड़ा है और उसने नारियल पानी पर नहीं, नंदिनी के गले पर प्रहार किया है। नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी का गला कटकर उसी समय वहां जमीन पर गिर पड़ा। उसके कटे सिर को वो राक्षस घूर घूर कर देख रहा था। उस दृश्य को देखकर ध्रुव बेहोश हो गया।